लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में हल्का फुल्का जानकारी दी। उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में चर्चा की। उसके बाद इंपैक्ट पैरामीटर और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में बात की थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है वो बात आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोगों को लिखना है बोर्स एटॉमिक मॉडल। लिखिएगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स, BOHR'(S), बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था, ठीक है ना। बोर ने एटम्स के बारे में क्या क्या बताया, लिखिए पहला लिखिए। प्लीज तेजी से हाथ चलाइएगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाए। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारा, है ना। तो मेरा मानना है कि आप तेजी से हाथ चलाते जाएंगे, ठीक है ना, दिमाग के साथ साथ। लिखिए इन एन हाइड्रोजन एटम, इन एन हाइड्रोजन एटम, पहला पॉइंट है इन एन हाइड्रोजन एटम द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, in an hydrogen atom the negatively charged electron। बोर्स की थ्योरी थी ये, बोर्स के मॉडल के एटम मतलब बोर्स के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स थे। in a hydrogen atom the negatively charged electrons revolve in a circular orbit, revolve in a circular orbit, revolve in a circular orbit around a heavy positively charged nucleus, revolve in a circular orbit around a heavy positively charged nucleus, around a heavy positively charged nucleus। ओके, पहली बात क्या बताई इसने कि किसी भी हाइड्रोजन के एटम में, हाइड्रोजन एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। लिखिए अगले हम लिखिए इसी में the required centripetal force is provided by the सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है सर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द attractive force between the electron and nucleus, is provided by the attractive force between the electron and nucleus, provided by the attractive force of proton, sorry, attractive force between the electron and nucleus। पहला पॉइंट खत्म हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे कोई चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, लग रहा है क्या। ओके, तो सेकंड लिखिए दूसरे, the electron can revolve, the electron can revolve around the nucleus, around the nucleus, electron can revolve around the nucleus only in those orbits, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, only in those orbits। सब पढ़ा हुआ आप लोगों का पहले से, वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट, है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। बहुत सही, ठीक है। Electron can revolve around the nucleus only in those orbits in which, only in those orbits in which the angular momentum of an electron, in which the angular momentum of an electron, angular momentum of an electron is integral multiple of h/2π, integral multiple of h/2π। Okay, where h is Planck's constant, h/2π, clear है। मतलब mvr is equal to nh/2π, where n is equal to 1 2 3 4 and dot so on। तो इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जो पाथ होता है फिक्स होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं और उस पाथ को फिक्स्ड रखने के लिए क्या बताया गया, यानी इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स्ड क्यों है। जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया नील बोर से, तो उसने बताया कि उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं जिन ऑर्बिट में रहते हुए उनका एंगुलर मोमेंटम उस h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, बहुत अच्छी। नेक्स्ट को तीसरा, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, mvr h/2π, n मतलब क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताती है? बोलो ना भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताती है। कौन सी ऑर्बिट में है? अगर किसी की प्रिंसिपल क्वांटम, किसी इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो सर वो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब तीसरी ऑर्बिट में लाई कर रहा होगा। समझ लो ना? बहुत अच्छे। अगर किसी की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 हो सकती है क्या? अगर किसी की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकती, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेकर n-1 तक होती है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम तक जाती है। ठीक है ना? क्लियर रहती बात? बहुत अच्छी। कुछ बातें याद रख लो भाई, पुरानी बातें भी थोड़ा याद करते रहा करो। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी बात पूछता हूँ, जैसे लग रहा है सदियों पहली बातें पूछ रहे हैं सर, है ना? समझ लो, ये सदियों पहली बातें नहीं है, 1 साल पहली बातें हैं, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसे मत बिहेव क्या करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो खाली, एंड इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हो गया थर्ड पॉइंट लिखिए। ठीक है? कुल मिलाकर 3 ही पॉइंट है बस। नील बोर के एटॉमिक मॉडल में 3 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट आपने लिख दिया, दूसरा मैं लिखवा रहा हूं। अब जब मैं यही क्वेश्चन पेपर में, टेस्ट पेपर में आपको दूंगा ना, तो आप बस क्या करके आएंगे, आप वहां पर ये नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बस आप ये लिख के आ जाएंगे और कहेंगे लिखा तो है सर। यही कमी है बहुत बड़ी, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं भाई, मान जाओ मेरी बात को। आपने डेरिवेशन करते समय कोई भी नहीं, पूरे में मतलब कोई भी नहीं लिखता है, पूरी क्लास में कोई भी ये नहीं लिखता कि भाई हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, आखिर ये शुरुआत कहां से हुई है, जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं इस बारे में किसका डेरिवेशन है। आप सोचते हो सामने वाला तो पढ़ा लिखा है, वो तो जानता ही होगा कि इसमें एक्सेल का मतलब क्या है, आप जानते हो कि इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। समझ लो ना? मैं तो जानता हूं, वो भी जानता होगा, लेकिन बच्चे वो जब एग्जामिनर कॉपी लेके बैठता है ना, तो कहता है आप मुझे अनपढ़ मानो, वो सब कुछ मुझे समझाओ। जैसे अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वैसे तुम्हें कॉपी में क्या करना होता है, समझाना होता है। समझ मेरी बात ना? अब ये कह रहे हैं, जब ये बता रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 3 नंबर का क्वेश्चन था, पहली बार तो 3 नंबर लायक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना? 2 ही नंबर का लायक क्वेश्चन था, तो अब उसको रख दिया मैंने 3 नंबर में, लेकिन 3 नंबर में क्वेश्चन दिया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सही से समझाइए। ठीक है ना? कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है? अभी भी पता नहीं क्या लेके बैठे हैं। सबसे मतलब मुझे लग रहा था सबसे आसान चैप्टर है ये अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इस चैप्टर में मजाक नहीं कर रहा, कितने में सिमट के रह गया, केवल मोटे मोटे तौर पर एक फार्मूला है बस। वेरी गुड। Z बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस अकेले फार्मूले से मैं पूरा अल्टरनेटिंग करंट समझा सकता हूं, पूरी अल्टरनेटिंग करंट मतलब पूरा चैप्टर, क्योंकि Z का मतलब इंपीडेंस, इसमें से सब कुछ निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे सर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो R खत्म, XC खत्म, सर Z बराबर XL, मतलब इस तरह सोच के, समझ गए? ये बहुत मुश्किल नहीं था चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ये तुम्हें लग रहा है टफ तब होता है जब इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड हो जाती है, जैसे पहले थी। अब तो केवल LCR है, L भी नहीं है, R भी नहीं है, C भी नहीं है। मतलब ऐसे जो प्योरली हमने पढ़े ना अलग अलग, वो तो इसलिए पढ़ाए थे ताकि आप मुझसे ये ना सवाल कर सके कि सर कैसे आपने ये LCR सर्किट का ये फेजर डायग्राम कैसे बना दिया। वो तो आपको कह रहा डायग्राम बना लो रट के, लेकिन रट के भी तो बनाओगे तो लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि इन इंडक्टिव सर्किट करंट लीड करती है, लैग करती है, कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, रिएक्टेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करनी है। ठीक है ना? खैर छोड़ो, अब कहां से हम कहां चले गए। मैं बताना चाह रहा हूं कि मान लो बोर्ड के एटॉमिक मॉडल में 3 ही पॉइंट है। अब आप कहोगे सर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि अभी कई सारे लोग ट्रांसफार्मर में सोच रहे हैं कि हमें नंबर, अरे भाई ये जो क्वेश्चन है जिनका आपको पता है पेपर में आएंगे, लिख लो, मैं भी बता रहा हूं आपको कि ट्रांसफार्मर बोर्ड के एग्जाम में आएगा। और फिर भी अगर आपको पता होने के बाद भी आप उसमें ना ऐसा कोई कमी छोड़ आए कि जो एग्जामिनर आपको नंबर देने में कतराए। कोई एक स्टूडेंट को मैंने 3 नंबर दिए हैं, एक और एक बबीता, ठीक है ना? ट्रांसफार्मर पे सिर्फ 3 नंबर, तो मैं कहा 3 नंबर मिले, पता नहीं इसको कैसे मिल गए, कैसे मिल गए, ठीक है? तो 2-3 नंबर किसी को नहीं मिले बंदा जनरली, समझ गए ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और था जिसमें कि पावर मैंने पूछा था, एक तो आउटपुट वोल्टेज, साथ ही साथ एफिशिएंसी पूछी थी, एक ने भी नहीं दिया। एफिशिएंसी पूछी थी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, सॉल्व का नंबर पूरे सॉल्व सब देखते हैं, है ना? मतलब अगर उस पे किया होगा, मतलब मैं यही देख रहा था, पूरी सारी कॉपी जांचते समय मैं देख रहा था, कोई भी नहीं किया गया यार। एफिशिएंसी क्या मामला है ना? तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट करना था, ESIS अपॉन EPIP, समझ गए?
चलो खैर छोड़ो, बढ़ते आप आगे, है ना। तो अगर किया हो नहीं, अगर खाली फॉर्मूला लिखा होगा, लिखा है किसी एक तो कॉपी में फॉर्मूला बस, बाकी उन्होंने सॉल्व नहीं किया पूरा, है ना। तो मैं देखता हूँ बाद में देखो। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड, द एनर्जी रेडिएटेड, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अब क्या हुआ, अच्छा जब तक वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तब तक एनर्जी, सुनो बच्चे, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन बोर्स के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो एनर्जी ना तो रेडिएट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है। लेकिन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप लगाता है तो या तो एनर्जी रेडिएट होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बताओ लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल में जंप लगाता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। क्यों भाई, क्योंकि सर जितना अमाउंट हायर में रहने के लिए चाहिए उतना बाहर से लेता है पहले। मान लीजिए कि लोअर एनर्जी लेवल में उसके पास कितनी एनर्जी है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसको चाहिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भाई जब तक उसके पास उस एनर्जी लेवल में रहने के लिए, तो जब तक उसके पास बाहर से कहीं से एनर्जी नहीं आ जाएगी तब तक वो जंप नहीं लगाएगा, समझ गए। और ऊपर से यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप लगाता है तो एनर्जी, बोलो ना, चलिए देखिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लिखे व्हेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी, लिखे थर्ड पॉइंट, लिखे द एनर्जी इज रेडिएटेड, द एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, the energy is radiated when an electron jump from, लिखिए है ना, when an electron jump from higher energy level to lower energy level, energy is radiated when an electron jump from higher energy level to lower energy level, that is है ना, that is higher principal quantum number to lower principal quantum number, higher principal quantum number to lower principal quantum number, ठीक है ना। हाँ ये जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ये वो एक रेजोनेंस पार्टिकल रहता है, ये जो एनर्जी रेडिएट करता है तो वो नहीं क्या ये एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता, बता दो, इससे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है ना। देखो जब चीजें ना सर्कुलर मोशन में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मतलब कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में रहती है ना तो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करती। यही चीज अगर इतनी वेलोसिटी से क्या करता, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता तो एनर्जी रेडिएट करने लगता, समझ ना, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट की वजह से ऐसा होता है। चलो अभी बात करेंगे, रुक जाओ ना, पूरा कर ले इसको। एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल एंड, ये लिखवा है ना, एंड that is higher principal quantum number to lower principal quantum number, and energy absorbed when jump from lower orbit to higher energy orbit, ऐसा देखो, and energy is absorbed when jump from lower orbit to higher orbit, and energy is absorbed when jump from lower orbit to higher orbit। यार खोल मिला के तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको लेके इतना दुखी हो रहे हो, पता नहीं क्या। बताओ पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन एटम के अंदर रिवॉल्व करने वाला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, पहला लॉ तो खत्म हो गया। दूसरा पॉस्टुलेट क्या है कि सर उन्हीं ऑर्बिट में ये ट्रेवल करते हैं जिन ऑर्बिट में इनका एंगुलर मोमेंटम ns/2π के इक्वल होता है। तीसरा, जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं तब तक एनर्जी रेडिएट नहीं करते ना एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर किसी ने पूछा कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज, amount of energy absorbed or released is equal to the difference of, is equal to the difference of energy of both energy level, difference of energy of both energy level, नहीं समझे।
बस इतना ध्यान रखना, मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया खाली, लेकिन ध्यान रखना कि एब्जॉर्ब कब होगी और इवॉल्व कब होगी, ठीक है ना। जैसे देखिए ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर मैंने कहा अगर ये कहां से कहां गया, ई आई माइनस ई एफ, सब पहली बात तो डेल्टा ई, ये कितने के इक्वल होगा सर, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। बोलो बात समझ में नहीं, अगर ई फाइनल ज्यादा होगी ई इनिशियल कम होगी, बताओ क्या क्या होगा। अगर ई फाइनल ज्यादा होगी ई इनिशियल कम होगी तो एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी, मतलब अगर पॉजिटिव आया डिफरेंस तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। अगर फाइनल एनर्जी लेवल कम और इनिशियल एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो एफ माइनस ई आई जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज की होगी। समझ वाली बात ना, अभी कोई डाउट है नहीं। यही डेल्टा ई कितने के इक्वल भी होगा, एच न्यू के। मतलब अगर मैंने आपसे पूछा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी बोलो ना भाई रेडिएट करता है, रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज करता है वो किस फ्रीक्वेंसी की होगी या उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, तो आप सर जितनी एनर्जी रिलीज की है उसको एच न्यू के इक्वल रख देंगे, एच न्यू के इक्वल रखेंगे, वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो हम पता लगा पाएंगे कि ये किस रेंज में आएगा, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगा या इंफ्रारेड रेंज में आएगा या फिर आपका विजिबल रेंज में आएगा। मेरी बात को समझना, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। द एनर्जी रेडिएटेड इज करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ या एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला बोलो ना, एच न्यू। तो इसका मतलब जितना एनर्जी रेडिएट की है उसको एच न्यू के इक्वल रख देंगे, वहां से न्यू निकालेंगे, न्यू देखकर पता लगाएंगे कि फ्रीक्वेंसी रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, अगर रेड से भी कम फ्रीक्वेंसी रखेगा तो कौन सा रेंज, इंफ्रारेड, और अगर रेड वायलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेगा तो अल्ट्रा वायलेट। समझ में बात ना, अल्ट्रा वायलेट। और अगर वायलेट और रेड के बीच में रेंज आ जाएगी, यानी न्यू की वैल्यू इतनी आ जाए कि वायलेट कलर या रेड कलर के बीच में लाई करने वाली किसी भी फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, तो फिर कहेंगे विजिबल रेंज। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का बहुत अच्छे। वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ से भी ज्यादा, मतलब हम उसको एच म्यू के इक्वल रख सकते हैं, तो एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल भी तो रख सकते हैं, और एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल रख के हम क्या निकालेंगे सर, लैम्डा ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो लैम्डा निकाल के वेवलेंथ पता चल जाएगी। अगर रेड कलर से ज्यादा वेवलेंथ रखेगा तो इंफ्रारेड, और वायलेट कलर से कम वेवलेंथ रखेगा तो अल्ट्रा वायलेट, और रेड और वायलेट के बीच में रखेगा तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, तो उसके भी ऊपर अगर वेवलेंथ आने लगी तो कहां होगा, इंफ्रारेड होगा, ठीक है ना। क्लियर, नेक्स्ट लिखो, हो गया यहां तक कार्य खत्म, पक्का बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखिए, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट बात, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए जरा सा, कुछ नहीं है भाई, ड्रामा में कुछ नहीं है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम्स की बोर्स की थ्योरी को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे तो ये सब डेरिवेशंस नहीं है, सीधे आपको फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपको, ध्यान दो। सबसे पहले देखो, ध्यान सुनो, आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वही क्या प्रोवाइड करता है, वैसे आप देखो फोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ना, आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो सर ये हो जाएगा एफ ई बराबर, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो E into E, नहीं हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन। बोर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन भी लेता है, नहीं बच्चे, अरे जब हम कह रहे हैं बोर का एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं तो एनर्जी, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखवाना मैंने, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स की थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली, तो बस बात खत्म हो गई। E into E upon r square, दिस इज Fe, Fe is equal to 1/4 pi epsilon E into E upon square। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर का। तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यही फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, इस r से r कट गया सर, mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन r। बोलो आगे कि नहीं आ गई, बहुत अच्छे। अब एक और बात, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं,
वी नो दैट एम वी आर इक्वल होता है किसके, एन एच अपॉन 2 पाई के, ठीक है ना, एन एच अपॉन 2 पाई। बताओ होता है कि नहीं। अब यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो v कितना रहेगा सर, v इक्वल हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। बोलो आएगा कि नहीं। v की ये वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए, क्या आ जाएगा m इंटू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। आर को इस साइड ले जाओ, आर स्क्वायर तो बताओ क्या जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में बताओ भाई, बोलो ना यार, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं, और इनटू में 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई समस्या आ रही है, बताओ यहां से सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, एक मिनट, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या करना बहुत अच्छा। अब बताओ ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ठीक है, 4 पाई ये मैंने क्या कर दिया, हाँ अभी 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 रुको, अभी ना कटाओ भाई, ये कुछ गड़बड़ हो गया ना। देखो कैसे, ये आर भी तो यहाँ पे है, हम इस वाले आर को तो सोचे नहीं, अच्छा लेके थे क्या उधर, लेकिन फायदा नहीं होगा कुछ। हम एक काम करते हैं ना, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से यार कैंसिल, इस आर को ले जाओ उधर, छोड़ो सारी बात, समझ में आ रही बात ना। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, हो गया। इस m से सर ये m कैंसिल इक्वल टू r, तो बस r इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया। नहीं काटेंगे अभी, जान बुझ के नहीं काट रहे, कारण क्योंकि भाई 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू रखना आसान होगा, 1/9 into 10 की पावर 9, और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लेंगे ऑलमोस्ट, तो इसलिए वो आसान रहेगा, ज्यादा चिंता मत करो, ये बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ क्या आएगा बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आपको मैं बार बार आपसे कहूंगा आर एन का फॉर्मूला है ये, अगर सब कुछ भी भूल जाओगे ये मत भूलना, क्योंकि पेपर में मतलब आई मीन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला एक्सप्रेशन जरूर याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। आर एन मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। वाई nth ऑर्बिट सर, चूंकि हमने n लिया है, mvr बराबर h अपॉन 2 पाई, क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट ही होता है। अगर मैं चौथी ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहता हूं तो इस n की जगह पे क्या रखूंगा 4, बाकी सब टर्म क्या रहेंगे कांस्टेंट। बड़े ध्यान सुनो एक और बात, ये कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, सर सब कुछ कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला और बन गया, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। प्लीज कंसीडर योर माइंड, समझ रहे हो ना। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं, उसने अगर आपसे कह दिया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कुलर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट किस रेशियो में रहती हैं, तो सर r1 रेशियो r2 रेशियो r3, समझ पाओगे नहीं, r2 r3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1:4:9 एंड समझ गए ना। Radius of the circular orbit of hydrogen atoms are in the ratio 1:4:9, 1:4:9:16 and so on। बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। Since the required centripetal force, reason the required centripetal force is provided by the strong electrostatic force of attraction between the nucleus and electron। बोलिए ना। तो अब एसेसन मैंने पहले बोला, रीजन बाद में बोला है, तो बताइए जरा एसेसन रीजन में क्या लगा हुआ है बात। सुनो, मैंने कहा द रेशियो ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इन द रेशियो 1:4:9 एंड सो ऑन। सेकंड में लिखा द because the required centripetal force is provided by the strong electrostatic attraction between the nucleus and electron। तो सर ए भी सही बी भी सही, लेकिन बी ए का सही एक्सटेंशन नहीं है, समझ में आई बात ना। हाँ वही लिखा होता
because the radius of the circular orbit, nth orbit, is directly proportional to square of the principal quantum number. बहुत काम की बात होगा, अगर इसी में लिखा होता the radius of the nth orbit is directly proportional to square of the principal quantum number, यही आंसर क्या हो जाता हमारा, सही हो जाता. फिर ए हो जाता, ए भी सही, आर भी सही और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी होता. मुझे अपनी दवा समझ रही होगी. क्या टाइम हो गया? पैकअप करने लगता तो अपने आप ही है ना. हो गया आज के लिए, मुझे लगता है इतना काफी है. नेक्स्ट क्लास में यही चर्चा करेंगे. ठीक है ना, कल की टाइमिंग देखते हैं.